हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रीतेश मौर्य और आज हम लोग लेके आए हैं यहाँ पर केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, जिसको नॉर्मली हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल्स को कैसे पढ़ा जाता है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की स्टडी की जाती है। जैसे कि आपको नॉर्मली इतना पता होगा कि अगर पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, इसमें कोई भी प्रॉपर्टीज पढ़ी जाती है या तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाकर के किसी पीरियड्स को पढ़ते हैं या तो टॉप टू बॉटम जाकर के हम लोग किसी भी ग्रुप्स की स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसकी स्टडी हम लोग को करना है, जो कि आपके नीट और जेईई मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपको बताओ, वहाँ पर पूछा जाता है रेडियस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, आयोनिक रेडियस का ऑर्डर क्या होना चाहिए। वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा वहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या होना चाहिए पूरे पीरियोडिक टेबल्स में, या फिर आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, अगर ये प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, उसके लिए आपको कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिसको आपको अच्छे से आने चाहिए। जैसे कि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ टर्म्स होंगे जो इस प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे आखिर इस प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होता है पीरियड में, कैसे चेंज होता है वहाँ पर किसी ग्रुप में। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग टर्म्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक टर्म्स चलता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। तो पहला जो टर्म्स आपको पता होना चाहिए उसका नाम है यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम लोग यहाँ पर जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सवाल उठता है ये न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि आपको पता है अगर कोई हम लोग यहाँ पर एटम ले लेते हैं तो एटम के पास क्या क्या पाया जाएगा, आप बताओगे यहाँ पर उसके पास न्यूक्लियस होगा। ठीक है, उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक आउटर न्यूक्लियर पार्ट होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि कहा गया किसी भी न्यूक्लियस में, नाम से इसके लग रहा है कि न्यूक्लियस का चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियस का चार्ज, इसका मतलब किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की वजह से जो चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज के नाम से जानते हैं। सिंपल सा है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस में कौन कौन पाया जाता है। क्या बताओगे, प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है, न्यूट्रल तो होता है, न्यूट्रॉन क्या हो जाता है आपको पता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर जो भी चार्ज होगा वो किसकी वजह से होगा, बताओगे प्रोटॉन की वजह से होगा। तो कहने का मतलब आप यहाँ पर ये बताओगे कि न्यूक्लियर चार्ज का एक सिंपल सा यहाँ पर अगर एक लाइन में अगर बोला जाए, आप ये बताओगे किसी भी न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं, प्रोटॉनों की वजह से टोटल जो चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं वहाँ पर, आप बताओगे न्यूक्लियर चार्ज। और आपको पता है चार्ज किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। और प्रोटॉन के नंबर को हम लोग कैसे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं। इसलिए न्यूक्लियर चार्ज को भी हम लोग यहाँ पर जेड से ही दिखाते हैं। और जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, अगर पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, अब खुद बताओ यहाँ पर न्यूक्लियस में उपस्थित जितने भी प्रोटॉन की वजह से चार्ज होते हैं उसको कहा जाता है न्यूक्लियर चार्ज। तो पूरे पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के लिए आपको पता है दो तरीके होते हैं, या तो हम पीरियड्स को पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट जा करके, या तो हम लोग ग्रुप को पढ़ते हैं टॉप टू बॉटम जा करके। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर चलते हैं लेफ्ट टू राइट, बताओ लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, किसी पीरियड की बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू पीरियड। ठीक है, अगर किसी पीरियड की बात करते हैं तो उसको हम लोग लेफ्ट टू राइट जा करके पढ़ते हैं। अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपको पता है वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेड के नंबर इंक्रीज करते हैं कि नहीं करते हैं, आप बताओ। आप बताओगे वहां पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वहां पर क्या हो जाएगा, जेड के नंबर इंक्रीज करते चले जाते हैं। मतलब न्यूक्लियस में जैसे जैसे एक कदम आगे बढ़ते हैं, आप बताओगे प्रोटॉन के नंबर बढ़ते चले जाएंगे। और आपको पता है उसी प्रोटॉनों की वजह से क्या हो जाता है, न्यूक्लियस चार्ज। तो आप बताओगे न्यूक्लियस चार्ज भी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं कि क्योंकि ये तो पीरियड की स्टडी होगी, अगर हम लोग ग्रुप की बात करते हैं और ग्रुप को कैसे पढ़ा जाता है, अब बताओ ग्रुप को हम लोग टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आकर के पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप। ठीक है, ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम लोग ऐसे स्टडी करते हैं। तो तब ऊपर से नीचे जाते हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अब बताओ प्रोटॉन के नंबर तो यहाँ पर भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, 2 8 उसके बाद क्या हो जाए, फिर 8 18 18 32 ऐसे किसी क्रम में वहाँ पर इंक्रीज करता है। मतलब प्रोटॉन के नंबर यहाँ पर भी बढ़ते हैं। बताओ जेड यहाँ पर भी इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर भी न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज करेगी। तो ये पहली क्वांटिटी थी यहाँ पर जो आपको पढ़ना था, न्यूक्लियर चार्ज। अगर आप इसको अच्छे से समझते हो तो अभी इसके बाद मैं आपको एक और बताने वाला हूँ जिसको कहते हैं हम लोग शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, चलिए लोग यहाँ पर बात करते हैं दूसरा टर्म्स जो कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जिसको कहते हैं शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से चलते हैं। शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये होता क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक बार फिर से, कोई ऐसे हम यहाँ पर एटम्स बनाते हैं और आपको पता है यहाँ पर इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स किसी न किसी ऑर्बिट में मोशन करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर, और आपको पता है यहाँ पर क्या पाए जाते होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता होगा, है कि नहीं। सबको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ऐसे।
यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, और हम लोग अगर यहाँ पर दिखाना चाहें हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी आउटर वाले में भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। कितने होंगे ये हम लोग मायने लेते, बस हाँ कि पाया जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, जब स्क्रीनिंग और सिल्टिंग इफेक्ट की बात आएगी, किसकी बात आएगी, स्क्रीनिंग या फिर सिल्टिंग इफेक्ट की बात आती है, तो जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा। कहाँ पर होगा, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूक्लियस हुआ, इसके बाद ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, तीसरा चौथा सेल, मैंने यहाँ पर आखिरी सेल किसको बनाया, चौथे सेल को बनाया, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, ठीक है। अब होता क्या, आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पर स्क्रीनिंग या फिर सिल्टिंग इफेक्ट होता क्या, तो आपको पता है यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अगर ये बंधे हुए हैं किसी एक फिक्स ऑर्बिट में यहाँ पर मोशन कर रहे हैं, इसका मतलब उनको कौन बांध के रख रहा है। अब बताओगे ये न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, बताओगे नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर हम लोग का पूरा कंसंट्रेशन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे होना चाहिए। अगर आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा, बताओगे यहाँ पर खींचेगा। अब क्या हो जाता है कि ये इसको खींच रहा है, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि न्यूक्लियस तो सबको खींचेगा, लेकिन हम लोग केवल आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर अंदर, हम लोग कुछ यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब क्या हो जाता है, जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे साइड से बात है, इनके ऊपर सेम चार्ज है, इनके ऊपर सेम चार्ज, तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लगाते हैं, सेम चार्ज होने की वजह से वहां पर रिपल्शंस लगाते हैं। ऐसा लग रहा है ये नहीं चाहते कि ये न्यूक्लियस से जुड़े रहे, ये सब क्या चाहते हैं कि न्यूक्लियस से दूर भाग जाए, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक रिपल्शन फोर्स लगाते हैं, लेकिन तब भी ये बंधा हुआ है, मतलब क्या हो जाता है, तो आप बताओगे इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है कि न्यूक्लियस का जो एट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर है वो डोमिनेट करता है, तभी वहां पर बंधा हुआ। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप देखो इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों को, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग चाहते ही नहीं है कि इससे बंधा रहे, ये चाहते हैं कि इससे दूर भाग जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर एक रिपल्शन फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक रिपल्शन फोर्स लगाते हैं सेम चार्ज होने की वजह से। और यहाँ पर आपको लगेगा कि जैसे कि ये कोई एक शील्ड तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई एक शील्ड तैयार कर रहे हैं कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस से मिलने नहीं देंगे, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस से मिलने नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं स्क्रीन टाइप का बन जाता है, जैसा लगता है कि ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस से मिलने नहीं दे रहे हैं, उसको बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं। इसी इफेक्ट को लोग क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो कहा गया शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें तो एक सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों पर इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा लगने वाले रिपल्शन फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। समझ में आया यहाँ पर, तो आप यहाँ पर यही कहोगे, ठीक है, कि यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट हमेशा ये होना चाहिए कि ये जो इफेक्ट होता है ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला इफेक्ट होता है, इसको कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, वहां पर पढ़ाया आपको न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ठीक है। अब इन दोनों की मदद से अगला जो क्वांटिटी हम लोग पढ़ने वाले जिसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसको देखते हैं। चलिए अगला टर्म यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। क्या क्या सीख चुके हैं, न्यूक्लियर चार्ज सीख लिया, ठीक है। टोटल न्यूक्लियस में कितने चार्ज होते हैं प्रोटॉनों की वजह से, उसको न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट सीख लिया है। मैंने बताया कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो टोटल रिपल्शन फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर एक और क्वांटिटी है यहाँ पर जिसको हम कहने वाले यहाँ पर, अब बताओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या होता है, इसको समझते हैं। फिर से यहाँ पर स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ पर बना लिया अपना न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाहर की तरफ हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, आउटर सेल के ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके अलावा आपको पता है इनर सेल में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते होंगे, ठीक। ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है, ऐसा हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक, ऐसा कुछ होता है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, आपका कंसंट्रेशन यहाँ पर कहाँ पर होना चाहिए, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर। फिर से वही प्रोसेस बनाते हैं, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर एक रिपल्शन फोर्स लगाएंगे ऐसे, लेकिन आपको पता है न्यूक्लियस क्या करता है, सबको बांध के रखता है, किस फोर्स से, अपने चार्ज की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अपन नेगेटिव चार्ज। लेकिन एक चीज आपको पता है, ये अपनी पूरी चार्ज की वजह से इसको बांधता है, लेकिन यहाँ पर जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या करते हैं, यहाँ पर एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। तो ओवरऑल आपको क्या समझ में आता है कि ये अगर इस इलेक्ट्रॉन से पूछा जाए कि आप कितने फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हो न्यूक्लियस के द्वारा, क्या जितना फोर्स आपके ऊपर लगा रहा है पूरा फील कर रहे हो, कहा गया नहीं, कहा गया वो क्या करता है, रिजल्टेंट फोर्स, एक नेट फोर्स को ही फील करता है, ठीक है। वो कौन सा हो जाता है, अब बताओ, इसके द्वारा टोटल लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स और यहाँ पर इनके द्वारा लगने वाला रिपल्शन फोर्स, क्योंकि यहाँ पर जितना ये फोर्स लगा रहे हैं टोटल ये एक्सपीरियंस नहीं करता है, क्योंकि इसके ऊपर रिपल्शन फोर्स भी लग रहा है। तो कहने के बाद यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पर
यहाँ पर क्या करते हैं, इसको दूर पुश करने की कोशिश करते हैं। उनसे कटने के बाद जो भी फोर्स बचता है वो नेट फोर्स यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप कहोगे कोई भी आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई भी आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन कितने नेट न्यूक्लियर फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होता है, खिंचा हुआ होता है, उसी को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब कि आप कहोगे कि ये न्यूक्लियस जितना इसमें फोर्स लगाएगा उतना पूरा एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि उसमें तो काफी न्यूट्रलाइज हो जाएगा इनके द्वारा लगने वाले रिपल्शन फोर्स। तो वहां पर एक नेट फोर्स वहां पर होता है, उसी को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और बताइए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग जेड इफेक्टिव या फिर जेड स्टार से हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पर ये बताया गया जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इसको अगर मैथमेटिकली हम लोग देखें, क्योंकि ये एक नेट फोर्स होता है, यहाँ पर टोटल न्यूक्लियस का चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो आप बताओगे टोटल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और बताइए कि ये इक्वल किसके हो जाएगा, Z माइनस सिग्मा। यहाँ पर बताया जाता है Z माइनस सिग्मा। अब आपको अभी तो बताया मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, नेट एक्सपीरियंस फोर्स जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन फील करता है, ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पर Z क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया Z क्या हो जाता है। अब बताओगे इसको कहा जाता है न्यूक्लियर चार्ज। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, न्यूक्लियस में उपस्थित टोटल प्रोटॉन के जो चार्ज होते हैं उसी को न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर सिग्मा क्या हो जाता है, आप बताओ। इसको कहा जाता है यहाँ पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है, इसको कहा जाता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो कहा गया यहाँ पर जो भी न्यूक्लियर चार्ज होते हैं अगर उसमें से क्या करते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को घटा देंगे तो जो नेट यहाँ पर फोर्स बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो ओवरऑल कह सकते हो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा लगने वाले रिपल्शन फोर्स को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, आप बताओगे जो भी न्यूक्लियर का चार्ज था जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था उसको घटा देते हैं, तो वहाँ पर जो नेट अब यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स बचता है उसी को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अभी आप यहाँ पर तीन चीजें सीख चुके हो, न्यूक्लियर चार्ज, और उसके बाद मैंने आपको बताया स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, और तीसरा मैंने आपको बताया नेट फोर्स जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इन्हीं तीनों की मदद से हम लोग जितने भी यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखना शुरू करते हैं, ठीक है। एक बात हम लोग यहाँ पर और देख लेते हैं। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज और सीखो आप कि आपको बताया यहाँ पर जो भी हमारा न्यूक्लियस है वो क्या करता है, अपनी पूरी पावर, अपनी पूरी चार्ज की वजह से यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन को बांधे हुए रखता है, ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन को बांधे हुए रखता है। लेकिन कल को अगर यहाँ पर हम लोग ऐसा बात करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक एटम है, ठीक है, कोई हमारा यहाँ पर एटम है, ठीक है, और एटम क्या करे, सबको पता है, अगर मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, क्या करता है, n इलेक्ट्रॉन को तोड़ के अपने से बाहर कर देता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से वो क्या बना लेता है, कैटायन। ये तो होता है, इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो कैटायन बनता है, इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट करता है तो एनायन बनता है। अब बताइए कि अगर वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा कि घटा, तो आपको खुद यहाँ पर बताना है कि बढ़ता है कि घटता है। तो आप सोचो खुद, आपको पता है ये न्यूक्लियस के पास जितना चार्ज था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकाल गया, प्रोटॉन के नंबर में कोई कमी नहीं है, और प्रोटॉन कहाँ पर है, न्यूक्लियस में। अब ये अपनी पूरे चार्ज की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा था, ठीक है, सब पे थोड़ा थोड़ा फोर्स लगा करके सबको बांध के रखा था। लेकिन अब उसमें से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो जाहिर सी बात है अब उसी फोर्स को क्या करेगा, बचे हुए इलेक्ट्रॉनों के ऊपर लगाएगा और थोड़ी अधिक मात्रा में लगाएगा। और आपको पता है जब ज्यादा मात्रा में लगाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब बताओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या, एक नेट अट्रैक्शन फोर्स होता है। आप ऐसा कह सकते हैं ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, आप बताओगे ये अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं। तो यही चीजें हो जाती है जब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते चले जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब वो जितना फोर्स पहले लगाता था सारे इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, अब उससे थोड़ा कम इलेक्ट्रॉनों के ऊपर और ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो बताओगे वहां पर एक अट्रैक्शन फोर्स जो होता है यहाँ पर न्यूक्लियस का वो और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ऐसे ही, अगर हमारा यहाँ पर कोई एटम है, ठीक है, अगर वो क्या करता है n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, क्या कर लेगा, n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो अब बताओगे वो क्या बन जाएगा, ना बताओगे एनायन का रूप धारण कर लेता है। कैसा बन जाता है, एनायन। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है कि घटता है, तो आप क्या बताओगे, यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा। आप खुद सोचो। अब मान लिया कि कोई एक न्यूक्लियस था, ठीक है, वो क्या कर रहा था, 10 इलेक्ट्रॉनों को बांध करके रखा हुआ था, ऐसा एक एग्जाम्पल मान लो। अब क्या हो जाता है, आप वहां पर 2-4 इलेक्ट्रॉन और डाल देते,
अब क्या था, उसकी पावर में तो कोई वहां पर कुछ नहीं हुआ, जितने प्रोटॉन पहले थे अभी प्रोटॉन वहां पर है, लेकिन आप 2-3 इलेक्ट्रॉन और बाहर से लाते तो अब क्या करेगा, अपनी उतनी पावर के साथ उनको तीनों लोग को भी जो यहाँ पर और नए इलेक्ट्रॉन आए उनको भी खींचना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है अब सबके ऊपर क्या हो जाएगा, अब फोर्स उतना ज्यादा नहीं लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स जितना पहले लगता था। इसीलिए कहा गया कि अगर हम लोग वहां पर इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करते चले जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, एनायन बनता चला जाएगा, और आप बताओगे वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा, क्योंकि अब उतने ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसके फोर्स में तो ज्यादा बढ़ी कुछ नहीं हुआ है, जितना था प्रोटॉन उतनी है। तो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉनों को अब वो खींचने के लिए क्या करेगा, अब वहां पर थोड़ा कम फोर्स से उसको खींचता है। अगर पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो आप खुद समझ के बताओ, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, मतलब किसी एक पीरियड की बात करते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है कि घटता है? आप बताओगे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं क्या बढ़ रहा है वहां पर, आप बताओगे प्रोटॉन के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, और जब प्रोटॉन का नंबर बढ़ता चला जाएगा आप बताओगे वहां पर क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता चला जाता है। क्या हो जाता है, वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम आते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप, तो आप बताओगे जैसे जैसे नीचे आते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, आप बताओगे सबसे पहले क्या हो जाता, फर्स्टली इंक्रीजेस एंड देन कांस्टेंट, पहले क्या करेगा, फर्स्ट इंक्रीजेस, शुरू में तो ये क्या करेगा, वो बढ़ता है, शुरू में क्या हो जाता है, ये बढ़ता है, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, वो कांस्टेंट, क्योंकि ये नेट हम जेड इफेक्टिव की बात कर रहे हैं ना, जेड इफेक्टिव की बात कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं इसकी, और ये आपको ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर चार्ज तो लेफ्ट टू राइट जाओगे वहां पर भी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम जाओगे तो वहां पर बढ़ता है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो एक नेट फोर्स को बताता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे हम नीचे जाते हैं, चूंकि आपको पता है सेल के नंबर भी बढ़ते चले जाते हैं, तो शुरू में तो थोड़ा बहुत बढ़ता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो होता है इफेक्ट हम लोग केवल पीरियड में ही इसको देखते हैं, तो ग्रुप में इसका इफेक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर तो कांस्टेंट होता है, यहाँ पर इसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझना था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। चलिए यहाँ पर फर्स्ट हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, यहाँ पर जिसका नाम है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस को हम लोग पीरियोडिक टेबल में कैसे देखते हैं, कहाँ पर बढ़ता है, कहाँ पर घटता है, और किसकी वजह से बढ़ता है, किसकी वजह से घटता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटॉमिक रेडियस होता क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई एक ऐसा एटम बना देते हैं, ठीक है, ऐसे एटम, तो आप बताओगे यहाँ पर उसका न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाहर जितने भी वहां पर सेल्स हो जाएंगे, ऐसे इसके बाहर क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। तो आप बताओगे न्यूक्लियस से लेकर के, ध्यान से समझना, न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, एटॉमिक रेडियस के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। तो कैसे कहेंगे, कहा जाएगा न्यूक्लियस से लेकर के या फिर सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब आउटर मोस्ट से जहां पर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वहां से वहां तक की जो दूरी होती है उसी को हम लोग एटॉमिक रेडियस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब लेकिन एक चीज यहां पर और आता है, कहा गया अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर हम लोग नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहा गया इलेक्ट्रॉन्स के अगर नेचर की बात करते हैं तो ये दो नेचर में यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। काफी लोग कहते हैं कि पार्टिकल नेचर का, काफी लोग कहते हैं कि ये वेव नेचर का, कुछ लोग कहते हैं दोनों नेचर का। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा अगर वो पार्टिकल नेचर का है, ठीक है, पार्टिकल नेचर का है, या फिर वो क्या हो जाता है, वेव नेचर का है। ध्यान से समझना, अगर वो वेव नेचर का है तो क्या हो जाएगा, देखो अगर वो पार्टिकल नेचर के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं वहां पर, तो वहां पर आपको पता है कि पार्टिकल नेचर है, तो यहां पर हमारा ये न्यूक्लियस हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, एक फिक्स रेडियस में क्या करेगा, वो वहां पर घूमेंगे अगर पार्टिकल नेचर का है। जैसे कि हम लोग अगर यहां से यहां तक बात करते हैं, इसकी रेडियस को r1 मान लिया, यहां से यहां तक की बात करते हैं तो इसकी रेडियस को r2 मान लिया, ठीक है, यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, इसकी रेडियस को r3 मान लिया। कहा कि अगर वो पार्टिकल नेचर का है तो आप कहीं भी, ठीक है, कहीं पर भी अगर आप क्या करते हो, रेडियस को आप मापोगे, जैसे कि मैंने r1 r2 r3 कहा, तो आप बताओगे हर एक जगह पर क्या हो जाएगा, रेडियस आपको सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। आप कहीं पर भी नापते हो, यहाँ पर r1 माना, r2 माना, r3 माना, तो तीनों ही जगह पर रेडियस आपको सेम मिलने वाले हैं, क्योंकि पार्टिकल नेचर है। लेकिन अगर बात करते हैं वेव नेचर की, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर
तो यहाँ पर ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। ऐसे पार्टिकल नेचर होता तो ऐसे होता है, लेकिन आपको होता है वेव तो ऐसे चलता नहीं है, वेव तो ऐसे चलता है कि नहीं, वेव तो ऐसे ही तो चलता है, वेव ऐसे चलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग क्या बोले, कभी यहाँ पर क्या हो जाता है न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब हो जाता है, कभी यहाँ पर क्या हो जाता है आपको यहाँ पर पेरीफेरी पे दिखता है, कभी यहाँ पर आपको काफ़ी दूर दिखता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, किसको हम लोग रेडियस कहें, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रेडियस हो सकती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, ये एक रेडियस हो सकता है, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कोई दूसरा रेडियस हो सकता है, फिर यहाँ पर अगर बात करें कोई दूसरा रेडियस हो सकता है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। फिर हमसे पूछा गया अगर इसको R1 कहा, इसको R2 कहा, इसको R3 कहा, क्या R1, R2, R3 वेव नेचर में सेम होंगे? आप बताओगे नहीं, क्योंकि वेव तो ऐसे ही चलता रहता है वहां पर, ठीक है। आप बताओगे ये सेम नहीं हो पाएगा। तब यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको बताया गया टाइप ऑफ यहाँ पर रेडियस कहा गया, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब, इस रेडियस को नाम दे दिया गया यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस। क्या कहते हैं इसको, कोवेलेंट रेडियस कहा गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो इस सरफेस पे दिखाई दे रहा है, इसको कहा गया यहाँ पर मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस के नाम से यहाँ पर जाना गया। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो काफी बड़ी रेडियस यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, इसको कहा जाता है यहाँ पर वंडर वॉल रेडियस, ठीक है, इसको कहा जाता है वंडर वॉल रेडियस के नाम से इसको जाना जाता है। तो कहा गया यहाँ पर रेडियस को ऑन द वेव नेचर, वेव नेचर से यहाँ पर रेडियस को 3 पार्ट में बांटा गया, जो बताया कि जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है उसको कहा जाता है कोवेलेंट रेडियस, उसके बाद यहाँ पर जो जाता है आपको दिखेगा वो मेटेलिक रेडियस, और सबसे दूर जो सबसे बड़ी रेडियस होती है उसको कहा जाता है वंडर वॉल रेडियस के नाम से जाना जाता है। अब लोग यहाँ पर देखते हैं कि आखिर कौन सी रेडियस क्या होती है, यहाँ पर तो आपको दिख गया, लेकिन अगर एक ऑर्डर की बात कर लेते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रेडियस, अगर एक रेडियस का ऑर्डर देखते हैं तो आप बताओ सबसे बड़ा कौन रेडियस हो जाएगा? आप बताओगे आर वंडरवॉल, बिफोर वंडरवॉल का रेडियस सबसे बड़ा, उसके बाद किसका एम मतलब या मेटेलिक रेडियस, उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा? आप बताओगे कोवेलेंट रेडियस। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि ये रेडियस कौन सा रेडियस ज्यादा होगा, कौन सा रेडियस कम हो जाएगा, आप बताओगे वंडरवॉल सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद नंबर किसका आता है मेटेलिक, फिर उसके बाद नंबर किसका आ जाता है वहां पर आप बताओगे कोवेलेंट रेडियस। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए आपने सीखा यहाँ पर रेडियस क्या हो जाता है, सेंटर से लेके आउटर मोस्ट सेल या फिर कह सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग कहते थे रेडियस। और आपने देखा अगर वेव नेचर से इसको एक्सप्लेन करते हैं तो रेडियस 3 टाइप्स की हो सकती थी, ठीक है, ये सारी चीजें आप सीख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो एटॉमिक रेडियस है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से परिवर्तित हो सकता है, वो चेंजेस हो सकता है वहां पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर 1, जिसको लोग कहेंगे नंबर ऑफ शेल, ठीक है, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल, ठीक है, शेल को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया तो क्या हो जाएगा, तो कहा गया एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहा गया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, नंबर ऑफ शेल के। कहा गया जितना ज्यादा शेल होगा उसके पास तो जाहिर सी बात है उतनी ही बड़ी उसकी रेडियस हो जाएगी। जितना ज्यादा से ज्यादा उसके पास शेल होगा, शेल का नंबर होगा, अब बताओगे उतनी ही ज्यादा वहां पर उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाती है। चलो जैसे एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, ठीक है, इनकी बात करते हैं। आपको बताइए सबके सब क्या हो जाते हैं, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, ये क्या हो जाता है, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर होते हैं। अगर हम लोग यहाँ से चलते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इधर से इधर चल रहे हैं, मतलब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो आप बताओगे क्या हो रहा है, आप बताओगे नंबर ऑफ शेल क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ शेल तो इंक्रीज करते हैं ना। जैसे से हम लोग नीचे जाते हैं, जैसे से एक कदम नीचे जाते हैं ऊपर से, पहले से क्या हो जाता है, पहले पीरियड से दूसरे में आते हैं एक शेल बढ़ जाता है, दूसरे से तीसरे में जाते हैं वहां पर 3 शेल हो जाता है, 1 शेल और बढ़ जाता है। जैसे से हम लोग नीचे जाते हैं एक एक शेल क्रमशः रेस्पेक्टिवली क्या हो जाता है, इंक्रीज करने लगता है। तो आप बताओ कि जैसे जैसे लोग यहाँ पर इस एरो के हिसाब से जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्या हो जाता है, नंबर ऑफ शेल यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगा तो सबको पता है यहाँ पर नंबर ऑफ शेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सा होता है, एटॉमिक रेडियस। अब बताओ कि एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज करती चली जाती है। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है, अगर पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाया जाए, कभी भी जाया जाए, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में जाया जाए, तो हमेशा रेडियस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर दूसरा, ठीक है, बताया गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जेड इफेक्टिव से अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्या हो जाएगा वहां पर।
तो यहाँ पर ये बताएगा एटॉमिक रेडियस हो जाएगा, आप खुद सोच के बताओ क्या होना चाहिए, डायरेक्टली होना चाहिए कि इनवर्सली। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करता क्या है, न्यूक्लियस के द्वारा लगने वाला एक नेट फोर्स होता है। अगर ये ज्यादा होगा तो आउटर मोस्ट वाले सेल को क्या करेगा, सिकोड़ लेगा, ये तो करेगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच लेगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा, रेडियस, मतलब ये ज्यादा हुआ तो रेडियस कम, क्योंकि ये ज्यादा होगा तो आउटर मोस्ट सेल वाले को क्या करेगा, सिकोड़ लेगा, खींच लेगा। तो वही चीज हो जाती है यहां पर, क्या हो जाएगा 1/z इफेक्टिव। तो ये चीज हो जाती है। आप बताओगे एटॉमिक रेडियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के क्या हो जाता है, इनवर्सली। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा हुआ तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, वहां पर कम होता चला जाएगा। मतलब कहोगे रेडियस क्या हो जाएगी, सिकुड़ती चली जाएगी अगर न्यूक्लियस का नेट फोर्स ज्यादा हो रहा है तो। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, अब बताओ यहाँ पर, ठीक है, अगर हम बात करते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो आप खुद बताओ यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो हम लोग क्या चल रहे हैं। अब बताओगे इसका मतलब एक सेकंड पीरियड में हम लोग चल रहे हैं, ये तो कर रहे हैं ना। जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सबके सब सेकंड पीरियड के मेंबर है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है कि घटता है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो आपने बताया वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, वो इंक्रीज करता चला जाता है। क्या हो जाता है, वो इंक्रीज करता चला जाता है। अगर ये इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, अब बताओगे उस एटम की जो साइज होगी वो घटती चली जाती है। यही तो समझाया था आपको, ठीक है, कि अगर ये ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये होता है कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना, ठीक है। अगर ये ज्यादा होगा तो ज्यादा तेज खींचेगा और खींच करके अपने करीब लाएगा, तो वहां पर रेडियस क्या हो जाएगी, सिकुड़ती चली जाती है। इसलिए कहा गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से रेडियस घटती चली जाती है। तो एक चीज समझने में क्या आता है आपको, अगर हम लोग ग्रुप में जाते हैं ऊपर से नीचे तो क्या हो जाएगा, रेडियस बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्योंकि पीरियड को लेफ्ट टू राइट में पढ़ा जाता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आप बताओगे रेडियस घटती चली जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, नोट करके पॉइंट लिखते हैं। इन अ पर्टिकुलर पीरियड, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करते हैं। अगर वहां पर कभी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर पीरियड की बात करते हैं, तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर नेट क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने एक जनरल ट्रेंड बताया, अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो रेडियस क्या हो जाएगा, घटता चला जाता है। मतलब जो जितना पहले था शुरुआत में, ठीक है, उतना उसकी रेडियस ज्यादा होगी, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे रेडियस घटती चली जाती है। तो एक जनरल ट्रेंड की हम लोग बात करते हैं। कहा गया जो नोबेल गैसेस होते हैं, ठीक है, लास्ट पीरियड सबसे लास्ट में जाओगे तो कौन मिलेगा आपको, किसी पर्टिकुलर पीरियड में जाओगे सबसे लास्ट में आपको क्या मिलता है, नोबेल गैसेस मिलता है। तो आप बताओगे उसमें तो क्या होना चाहिए था, सबसे ज्यादा कम रेडियस होनी चाहिए, क्योंकि जैसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आपको पता है एकदम आखिरी छोर पे जाते हैं तब नोबेल गैसेस मिलते हैं, तो वहां पर उसका तो रेडियस सबसे कम होना चाहिए। नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो नोबेल गैसेस होते हैं, आपको पता है नोबेल गैसेस में कौन सी रेडियस पाई जाती है, आप बताओगे वंडर वॉल रेडियस यहाँ पर पाया जाता है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था स्ट्रक्चर बना करके वंडर वॉल रेडियस क्या हो जाता है, वो सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, यहाँ पर कौन सा हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद तो ट्रेंड आपको पता ही, जैसे जैसे हम लोग जाते थे आगे वहां पर घटता चला जाता था। वैसे भी अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आपको पता है ये कौन से रेडियस आपको मिलने वाले हैं, यहाँ पर एल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, मेटल कह रहे हैं ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताओगे मेटेलिक रेडियस होगा। क्या हो जाएगा, मेटेलिक रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, इसके आगे का आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस सब में कोवैलेंट रेडियस पाया जाएगा, ठीक है, कोवैलेंट रेडियस यहाँ पर पाया जाएगा। वैसे भी आपको पता है लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो रेडियस घटती चली जाती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी पर्टिकुलर पीरियड में सबसे छोटी रेडियस किसकी होगी, आप बताओगे हेलोजन, ठीक है, हेलोजन। हाँ, अगर आपको अगर आगे देखना है नोबेल गैसेस, तो नोबेल गैसेस में याद रखना भले ही वो सबसे लास्ट में पाया जाता है, लेकिन सबसे पूरे पीरियड किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड में उसका सबसे ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पर वंडर वॉल, क्योंकि आपको पता है नोबेल गैसेस होते हैं, गैसेस के केस में यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको पता है वंडर वॉल रेडियस पाया जाता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा होता है। इसके आगे की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हो कम होता चला जाता है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर एक जनरल ट्रेंड एटॉमिक रेडियस का क्या मिल करके आया, ठीक है। पूरे पीरियोडिक टेबल की अगर आप बात करोगे, आप बताओगे दो चीजें हम यहाँ पर सीखे हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, क्या करते हैं, लेफ्ट टू अगर राइट जाते हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड में, तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेट इफेक्टिव इंक्रीज करता चला जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस आपकी घटती चली जाती है। लेकिन अगर टॉप टू बॉटम आते हैं, क्या करते हैं, इस ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, टॉप
टू बॉटम आते हैं तो यहाँ पर क्या बढ़ता है बताओ। अब बताओगे नंबर ऑफ शेल बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप बताओगे एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इतना हो जाता है यहाँ पर एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज हम लोग इतने ही करते हैं। ठीक है, अगले टाइम पे और भी जितने अगले लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी यहाँ पर और भी प्रॉपर्टीज है उसको भी एक एक करके बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको बहुत देखना था। ठीक है, तो आज हम लोग करते हैं। ठीक है, थैंक यू।